तो हेलो बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले लेक्चर 4th में हमने सीखा डाइपोल को रोटेट कराने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन θ1 से θ2 एंगल के लिए PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो लेक्चर 4th में हमने यहाँ तक पढ़ा था, है ना। ये कौन सा इक्वेशन बना था? इक्वेशन 3rd बना के हमने इसको छोड़ दिया था और अब इसके हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक वर्क डन है डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल रोटेट करने के लिए, एक जनरली वर्क, और हम यही वर्क को क्या कहते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का किसी हम प्रॉपर एंगल से बात करेंगे, किसी एक प्रॉपर एंगल के लिए कितना वर्क डन होगा। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से θ एंगल पर दे रखा है, तो कैसे हम वो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे या वर्क डन निकालेंगे, उस पर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेन और कॉपी निकाल के तैयार हो जाइए। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स फॉर 11th एंड 12th JEE मेंस एंड नीट। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन से मतलब ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपको वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? वर्क डन। जब भी वर्क डन निकालना हो तो PE cos θ1 माइनस cos θ का यूज़ करेंगे। वर्क डन स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा फार्मूला ये यूज़ करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पे होगा, टॉर्क मैक्सिमम किस कंडीशन पे लगेगा, है ना। θ एंगल पर रखेंगे तो PE sin θ टॉर्क लगेगा, है ना। मैक्सिमम कितना लगेगा? जब θ कितना हो, 90 डिग्री हो। तो हम ये मान के चलेंगे इनिशियली हमारा जो डाइपोल था 90 डिग्री पर रखा हुआ है। थोड़ा सा फिगर को मैं सीधा बनाऊंगा, ठीक है। इनिशियली मैंने मान लिया क्या, इनिशियली जो डाइपोल था AB वो कैसे रखा गया है, हाँ, इसका डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों के बीच के एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। P और E के बीच 90 डिग्री बन रहा है। इनिशियली ये ऐसे ही था। अब ये टॉर्क लगा टाउ, तो ये रोटेट करके यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? इस एंगल पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है डाइपोल मोमेंट माइनस Q, वही प्लस Q। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे आ चुका है? θ एंगल पे आ चुका है। क्लियर? तो जो θ है ये आपका θ2 बन जाएगा और θ1 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम इसका यूज़ करके θ एंगल के लिए क्या निकाल लेंगे? वर्क डन निकाल लेंगे। और हमारा वही वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। वही पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जनरल एक्सप्रेशन या जनरल फार्मूला। तो मैं कहूँगा कि इफ़ डाइपोल इज प्लेस्ड at 90 डिग्री इनिशियली, क्लियर, इनिशियली, देन θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू θ, ये हमने लेट किया, क्लियर, कि θ एंगल तक ये रोटेट कर रहा है। सो बाई इक्वेशन थर्ड वर्क डन इज इक्वल टू PE cos 90 डिग्री माइनस cos θ, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। तो क्या बचेगा? W इक्वल टू माइनस PE cos θ बोलो बचेगा। यहाँ माइनस cos θ बचेगा, तो माइनस बाहर कर लेते हैं इसको, तो माइनस PE cos θ हो जाएगा। और यही वर्क डन किसके फॉर्म में रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy, मतलब U। तो हम कह सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ। यह है आपका इक्वेशन नंबर कौन सा? 4th। और इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो U इज इक्वल टू और करके माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? बताइए जल्दी से, क्या ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल बनेगा?
आपने पढ़ा ना ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, बोलो पढ़ा है ना। तो पी ई कॉस थीटा क्या लिख देंगे, पी डॉट ई। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ तक वीडियो स्टॉप करके नोट करें, फिर कंडीशन लगाएंगे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। तो आपने नोट कर लिया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इसमें केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड पर। तो पहले ये है क्या, तो इसमें लिखिए इक्वेशन फोर्थ, चेंज द पैराग्राफ और लिखिए इक्वेशन फोर्थ इज द जनरल फार्मूला। इक्वेशन फोर्थ इज द जनरल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल। ठीक है ना, डाइपोल के लिए ये क्या है, हाँ जनरल फार्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन कह सकते हो आप लोग। इसमें हम केस फर्स्ट लगाएंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ये है डाइपोल हमारा इनिशियल कैसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रहेगा तो कोई टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, मतलब मोशन करेगा ही नहीं, रोटेट करेगा ही नहीं। और जब रोटेट नहीं करेगा तो मतलब हम क्या समझेंगे, वो इक्विलिब्रियम में है। किस में है, हाँ स्टेबल भी है, मतलब उसे अब ज़रूरत नहीं है कि रोटेट करे। रोटेट इसलिए करेगा क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है, अभी ये स्टेबल नहीं है इस कंडीशन में। तो जैसे ही आपका जो ये पी और ई सेम डायरेक्शन में जो हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी किसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाना है, क्या बताना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए और मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर, जीरो नहीं, जीरो से भी नीचे, मिनिमम। क्लियर। तो यहाँ से हम निकालेंगे देन बाय इक्वेशन फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो माइनस पी इंटू ई। दिस एनर्जी इज मिनिमम, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और जब ये मिनिमम है बच्चों तो क्या होगा, डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल भी है, ध्यान रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया। ओके, ये आपका केस फर्स्ट हो गया। अब इसमें हम केस सेकंड लगाएंगे। केस सेकंड क्या, जब थीटा 90 डिग्री हो, मतलब जैसे यहाँ पे है वैसे ही रहे, है ना। केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन बाय इक्वेशन फोर्थ कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0, तो ओवरऑल यू कितना हो जाएगा 0। इस कंडीशन में कोई एनर्जी इसके पास नहीं होगी, और जब कोई एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा ही नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो ये हमेशा मोशन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, हाँ मतलब इस पर क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा। दैट इज डाइपोल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है बट नेट टॉर्क 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क एग्जर्ट करता है वो भी मैक्सिमम इस कंडीशन में। क्लियर। जब नेट टॉर्क 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तभी बॉडी किसमें कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर। नेट टॉर्क 0 नहीं है ना, कुछ ना इसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं है। नाउ केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट, है ना। ये किसमें है, आर इन अपोजिट। क्लियर। जब अपोजिट होगा देन बाय इक्वेशन फोर्थ
तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगी हमें, प्लस पी मिलेगा। कितना मिलेगा, प्लस पी। इसका मतलब ये एनर्जी मैक्सिमम है, इट इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। मतलब थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो वो उस पर टॉर्क काम करेगा। इक्विलिब्रियम रहेगा लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अनस्टेबल होगा। तो ये सब कंडीशन एमसीक्यू में भी पूछता है, नीट में। क्लियर, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगी, तो U इक्वल टू प्लस पी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये था डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले क्या सीखेंगे, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, बाउंड चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, और किसी भी चार्ज कंडक्टर या सिर्फ कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा, वो सब हम चेक करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है ना, बचाना, किसी चीज़ को सेफ करना, उसको बोलते हैं शील्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से शील्डिंग करना है, कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो इसमें हेडिंग डाल दीजिए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स हेडिंग डाल दीजिए, और इसका डिफिनीशन भी हम लिख दे रहे हैं आपको। जनरली आप कंडक्टर का डिफिनीशन जानते ही होंगे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, मैक्सिमम इंसुलेटर को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करती हैं। किसको अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने में से पास होने को अलाउ कर देते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है। चार्ज मतलब करंट। क्लियर, तो दोज मटेरियल्स allow the flow of electric charge, they are called to be conductor. You can write in your language, those materials are allowed to flow of charge through them. They are called कंडक्टर। वो क्या होते हैं बच्चों, कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्या क्या, गोल्ड है ना, गोल्ड अलाउ करता है, सिल्वर अलाउ करता है, कॉपर अलाउ करता है, आयरन अलाउ करता है, एल्यूमिनियम करता है ना। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या है, कंडक्टर्स होते हैं। ग्रेफाइट भी अलाउ करता है। ग्रेफाइट भी क्या करता है तो नॉन मेटल, लेकिन वो भी क्या होता है, चार्ज को फ्लो करने को अलाउ कर देता है कुछ हद तक, तो हम उसे भी क्या मानते हैं, कंडक्टर मानते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वही हम लोग कंडक्टर मानते हैं। क्लियर, तो ये सब एग्जांपल्स हैं। अब दोज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ, दोज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ the flow of charge through them are called insulator
आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल वाटर, यस, जो वाटर होता है वो चार्ज को फ्लो अलाउ नहीं करता है ना। वाटर चार्ज अलाउ नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर देता है अपने में से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलाउ कर देता है, चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता है कभी भी, ठीक है ना। तो ये मतलब डाइलेक्ट्रिक में आता है। तो जैसे आपका वाटर क्या है कि इंसुलेटर है और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी है, तो आप कह सकते हो कि इंसुलेटिंग है और डाइलेक्ट्रिक भी है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। माइका, वुड, है ना, पैराफिन्स, वैक्स, है ना, पुट्टी, है ना, और कौन क्या होता है, ग्लास एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसे पास हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करते हैं, लेकिन रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। तो आगे चल करके हम डाई इलेक्ट्रिक का पूरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो अभी हमको मतलब कह लीजिए कि इसको नहीं पढ़ना है, किसको, इंसुलेटर को। अभी किसको से पढ़ना है, अपन को पढ़ना है सिर्फ कंडक्टर के बारे में। आगे चल के हम इंसुलेटर मतलब डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ सीखेंगे, हाँ। कोई पूछे आपसे फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होता है, तो मेटल्स के पास जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स। और जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स ना हो, सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, उसे बाउंड चार्ज कैरियर्स कहते हैं। जैसे आप बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 283 मिलता है। तो 3 क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स। बट 8 को क्या हम कह सकते हैं, क्या, तो ये क्या है, बाउंड चार्ज क्या है, तो चार्ज कैरी करने वाला है, लेकिन ये बाउंडेड है, ये क्लियर ना। तो ये बाउंड चार्ज कैरियर्स है। तो जब भी मूव करेगा तो फ्री चार्ज कैरियर ही मूव करेगा। कौन मूव करेगा, फ्री चार्ज कैरियर। जिसमें फ्री चार्ज कैरियर रहेंगे उसे में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्लियर है इतनी बात, कोई कन्फ्यूज़न इसमें। तो ये है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ेंगे, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले इसको नोट करिए वीडियो स्टॉप करके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और क्या सीखेंगे, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर आपने डिफिनीशन पढ़ा, ऐसे ही कंडक्टर का क्या करेंगे, हम बिहेवियर देखेंगे, व्यवहार, है ना। जैसे हम आप लोग का व्यवहार देखते हैं ना, कितना अच्छा है क्लास में, है ना। बिहेवियर आप लोग का अच्छा है, ख़राब है, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो अच्छा है, अब आपके हिसाब से कैसा बिहेवियर है पता नहीं, है ना। तो कैसा बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें अगर आपको याद समझ में आए रहेंगी और सारे पिक्चर्स क्लियर रहेंगे ना, तो जो कहीं अगर हम कैपेसिटेंस में यूज़ करेंगे, कैपेसिटेंस के सवाल में अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेरिवेशन में आ जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है ना। तो आपको देखते ही समझ आएगा, हाँ ये तो हम जानते हैं इसमें ऐसा होता है, अगर इसको यहाँ रखेंगे तो, है ना। जैसे किसी इंसान का अगर बिहेवियर चेक करना है, ऐसे पार्टी फंक्शन में इसको ले जाइए, अपने आप उसके बिहेवियर का पता चल जाता है कि नहीं। और अगर उसकी बिहेवियर रहेगी ख़राब बिहेवियर, तो अपना बिहेवियर वहाँ पर दिखा देगा, एम आई राइट, है ना। अगर वो बिहेवियर ख़राब करने वाला है, मतलब कि बात को बिगाड़ने वाला है, तो ऐसे माहौल में आप अच्छे से अच्छे माहौल में ले जाएंगे तो अपना वो व्यवहार दिखा ही देगा ख़राब वाला, ये डेफिनेटली तय है। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर अगर हम रखते हैं, उसका बिहेवियर अगर आपको नहीं पता है तो पता करना चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया सलाह सब लिखा गया है, एक एक लाइन करके, है ना। तो आपको ये पता करना चाहिए कैसा बिहेवियर इसका होगा, ठीक है। और जब बिहेवियर पता चल जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर से रिलेटेड कोई सवाल आपसे पूछेगा तो आप बेझिझक
बिना किसी सोच के आप बता दोगे, है ना। तो इसमें हेडिंग रहेगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। तो जब हम मान लो ये क्या है आपका, एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट ये है ना। ये आपका प्लस चार्ज है यहाँ पे, प्लस 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 प्लस, यहाँ भी क्या रहेगा प्लस 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 प्लस, सब जगह क्या है प्लस। मतलब ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन से ये क्या बन गया है, प्लेट नेगेटिव बन गया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई होगी। किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ काम कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम कोई अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यार बेटा, अब दिमाग में बैठा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे कोई कंडक्टर रख देते हैं, मान लो ये इसी एरिया का, इस प्लेट के एरिया का एक हमने क्या लिया, कंडक्टर लिया। क्या लिया, कंडक्टर। अगर इसको रखेंगे तो क्या होगा, ज़रा सोचो। तो होगा क्या, जो कंडक्टर में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने कंडक्टर्स में क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक साइड आ जाएंगे। मतलब इस साइड नेगेटिव आ जाएंगे, बोलो आ जाएंगे, आ जाएंगे। इसको मैं कहता हूँ क्या, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं क्या बोलता हूँ, ए नॉट। और जो पॉजिटिव वाले आयंस होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, बोलो आ जाएंगे। तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, एम आई राइट। ये नेगेटिव, तो ये भी अंदर का भी सरफेस क्या होगा नेगेटिव ही रहेगा, है ना। ये भी प्लस रहेगा। तो ये चार्ज जैसे ही रखेंगे तो चार्ज यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन से प्रोसेस से, इंडक्शन के प्रोसेस से, पता है अच्छी तरह से। ये तब तक जो है चार्ज इसमें क्रिएट होता रहेगा जब तक कि इसके बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाती। क्लियर है ना। तो इसी के बराबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो मैं इस पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, इस कंडक्टर के अंदर क्या बात करता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपकी क्या हो जाती है ज़ीरो। तो अंदर क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। यहाँ ई इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट माइनस ई इंटरनल, और यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू क्या है, ई इंटरनल है। क्लियर। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट ई इक्वल टू ज़ीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज़ीरो। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम ज़ीरो। ठीक है ना। लिखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम ज़ीरो। और ये फिगर बनाएं, वीडियो स्टॉप करके आप लोग। तो अब इसमें हम दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे। पहला कंडीशन तो हम इस फिगर को देख के बता सकते हैं, है ना। इस फिगर को देख कर क्या बता सकते हैं, इस फिगर को देख करके हम ये बता दे रहे हैं कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी अगर इसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो पहला बिहेवियर ये हो गया इसका। दूसरा बिहेवियर ये है कि जो ये एक्सटर्नल फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके सरफेस से क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। और ये भी जो अंदर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या होगी परपेंडिकुलर। यहाँ सब क्या होंगी 90 डिग्री। जो ये एक्सटर्नल है वो भी क्रॉस करके निकलेगी इसको, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगी, है ना। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, दोनों क्या करेंगे दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो सरफेस की, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, वो सरफेस क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट ये बिहेवियर में क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज become perpendicular
टू सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, टू सरफेस ऑफ कंडक्टर लिख दीजिए, सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये आपका दूसरा बिहेवियर मिल गया, बोलो मिला कि नहीं मिला। तो अब इसके लिए फिगर अगर बनाना चाहो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दो, ये सरफेस है आपका, सर्कुलर ले लीजिए, स्फेरिकल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, ऐसे परपेंडिकुलर। अगर आप इसे कंडक्टर मानते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अगर स्फेरिकल लेते हैं ठीक है, अगर यही आप दिखाना चाहते हो तो इसी परपेंडिकुलर दिखा दीजिए। क्लियर है। तो ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तीसरा पॉइंट, थर्ड नंबर, इरेज करें इसको। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर नेट चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बिहेवियर है। अगर इसे प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज़ करके, है ना। तो इसमें लिखे थर्ड पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर बिकम ज़ीरो। नेट चार्ज क्या होगा, ज़ीरो। मान लो ये कोई क्या है, कंडक्टर है, आपने इसको कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या आएगा, सामने कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, बोलो होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। हम सर क्लियर है ना। तो हम ये तो पहला प्रॉपर्टी लिखा ही दिया ना, जीरो नहीं होता, तो वो तो हमें पता ही है। अब हमें ये प्रूफ करना कि यहाँ चार्ज क्या है, जीरो है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो ही आपको पता है, ओके। हम क्या करेंगे, ये जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है कंडक्टर का, इसको हम एक इमेजनरी क्लोज सरफेस ऐसे इमेजिन कर लेंगे। ये क्या है, इमेजनरी क्लोज सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस है, बोलो है कि नहीं, गॉसियन सरफेस। क्लियर। तो यहाँ नेट चार्ज हमें निकालना है, क्यू नेट। क्या निकालना है, क्यू नेट। क्लियर है। पॉइंट तो आपने नोट ही कर लिया होगा, ये वाला थर्ड पॉइंट। तो आपने ये पढ़ा है कि गॉस थ्योरम, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है। और फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपने ये भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, अगर ई और ए सेम डायरेक्शन में हो। इक्वेशन नंबर थर्ड, हम आपस में बराबर कर सकते हैं दोनों को। तो क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू नेट इक्वल टू क्या आएगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो, बिकॉज ई इक्वल टू यहाँ क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ बाई इक्वेशन थर्ड जीरो रखेंगे, नेट चार्ज कितना आएगा, ज़ीरो। बाई ई के प्लेस पे क्या रखोगे, ज़ीरो, तो नेट चार्ज कितना आएगा, ज़ीरो। तो जो हमने स्टेटमेंट दिया बिहेवियर, उसकी प्रूविंग आप ऐसे कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम में आता भी है प्रूफ करने के लिए, तो गॉस थ्योरम का हेल्प लेकर क्या करेंगे, आप प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है। इस साइड इरेज करें, ओके। तो कितने बिहेवियर आपने देख लिए इसके, तीन बिहेवियर। चौथा बिहेवियर भी देखना चाहेंगे, चलिए चौथा बिहेवियर दिखा देते हैं आपको। चौथा बिहेवियर ये है, किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी है, क्या है, कैविटी, जानते हैं कैविटी, दांतों में हो जाती है कैविटी, है ना। तो हॉलो कंडक्टर है, उसके अंदर थोड़ा सा कहीं पे गड्ढा है छोटा सा, उसे बोलते क्या है, कैविटी। क्लियर। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, क्या बोलेंगे? हाँ, कंडक्टर के अंदर। हॉलो कंडक्टर सुनिए, या स्फेरिकल सेल कह लीजिए। स्फेरिकल सेल में कैविटी मान सकते हैं आप, तो वो क्या है? हॉलो कंडक्टर ही है, तो स्फेरिकल सेल कह देते हैं। तो लिखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड become zero in the cavity, electric field become zero in the cavity inside spherical cell, inside spherical cell। क्लियर? जैसे मान लो कि ये हॉलो है, ठीक है, तो यहाँ इसमें एक छोटा सा क्या है? कैविटी है। ऐसे छोटा सा क्या है? कैविटी है। हम कैविटी ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे। ये कैविटी है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। यहाँ तो बाहर तो ज़ीरो ही है, अंदर कोई अगर कैविटी है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो। और सरफेस में कितना चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे ना। तो ये भी एक बिहेवियर है, मतलब कैविटी भी है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो। तो ऐसा भी बिहेवियर ये शो करता है। क्लियर? तो लास्ट क्या करेंगे हम? जो सरफेस पर चार्ज क्रिएट हो रहा है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी? परपेंडिकुलर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो इसमें लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, 5th नंबर पॉइंट लिखिए, डैश कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है, डैश कर दीजिए। तो जैसे कोई सरफेस है ना, उस पर चार्ज क्रिएट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है नॉर्मल होगा। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है? एक कंडक्टर हो गया। क्या हो गया? ये कंडक्टर। सब जगह चार्ज क्रिएट है, बोलो, क्रिएट है। तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊँ कितना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो डायरेक्शन तो बता देंगे, परपेंडिकुलर होती है। आंख बंद करके ये लो सर, हमने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। इकरा कहे कि हाँ सर, हम तो ये जानते हैं, पता है हमको, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है यहाँ से सरफेस पे कितनी है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम? लेट कर लेंगे, जो होल चार्ज तो पता नहीं है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। कितना है? सिग्मा। तो हम क्या करेंगे, इसी सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एरिया ले सकते हैं ना। इसका एरिया कितना है? ए। अब इस एरिया में चार्ज कितना होगा? आप कहोगे क्यू नेट, है ना। कितना होगा यहाँ पे? कहोगे सिग्मा इंटू ए। बोलो सही है, सिग्मा इंटू नेट चार्ज इतना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा थ्योरम? गॉस थ्योरम। तो इस चार्ज को क्या करेंगे हम? क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज कर लिया जाए। तो इतने एरिया को हम किस में क्लोज करेंगे? एक इमेजनरी सिलेंडर में क्लोज कर सकते हैं। अगर हम आर डिस्टेंस ऊपर जाएं, आर डिस्टेंस, तो ये एरिया ए है, तो ये भी एरिया कितना होगा? ये भी एरिया ए ही होगा। और उतना ही डिस्टेंस नीचे जाएं, बोलो जाएं, क्लियर। तो ये भी एरिया कितना होगा? ये होगा। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर भी हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। फ्लक्स किससे पास करेगा? इस डायरेक्शन से। क्लियर है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग
थ्रू इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर कितना होगा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आप कहोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा? उसी ही डायरेक्शन में होगा। बोलो होगा भाई, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर ही होगा। तो ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस 0 डिग्री, तो फाई कितना आएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई ए आएगा। बोलो आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? गॉस थ्योरम लगाए इसके लिए, तो यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ लगाएं तो फ्लक्स कितना होगा? नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज इस सिलेंडर में कितना बंद है? सिग्मा ए। तो पहले लिखेंगे क्यू नॉट, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नेट कितना है? सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों ही फ्लक्स क्या कर देंगे? आपस में इक्वल कर देंगे। भाई फ्लक्स तो हम निकालने का तरीका अलग अलग है, एक हमने फार्मूला से निकाला, एक गॉस लॉ से निकाला। दोनों फ्लक्स बराबर होंगे तो बराबर कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड। ई इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा? सिग्मा बाई। तो सरफेस पर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है तो सरफेस पर अगर चार्ज है तो उस चार्ज के कारण सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो याद रहेगा? प्रूविंग कर लेंगे। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। तो अब इसके बाद एक हेडिंग है, छोटी सी हेडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। ठीक है ना? तो हेडिंग लगा दे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब रक्षा करना, ठीक है ना? प्रिवेंट करना, बचाना किसी भी चीज़ को। तो हेडिंग लगा दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक SHEILDING शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये हेडिंग है। देखिए ये बेस बिहेव करता है, मतलब ये जो फेनोमेना है, ये क्या है? ये फेनोमेना है ये, ठीक है ना? मतलब कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन अगर बना देते हैं, क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन अगर आप बना देते हो तो बनाने का जो फेनोमेना है उस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? जैसे कि आपने कंडक्टर लिया, क्या लिया? कंडक्टर। तो कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? चार्ज कहाँ क्रिएट होता है? सरफेस पर। क्लियर? अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो आप ऐसा कोई रीजन कहीं पर बनाइए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी वहाँ पे बन ही ना सके। तो ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे? द फेनोमेना ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन is called electrostatic shielding। क्लियर? यह है डेफिनेशन। द फेनोमेना ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है ना? और इसका एग्जाम्पल हम सबसे क्या लेते हैं? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं कार। कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्री रीजन, फ्री रीजन। क्लियर है? कार क्या होता है बच्चों? एन एग्जाम्पल ऑफ है तो बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन हम कार ही लेते हैं अपने रियल लाइफ में। ठीक है, कैसे रियल लाइफ में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन है, तो मैं इसके लिए एग्जांपल छोटा सा दूंगा। मान लो अभी इसमें कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना चल रहा है, बारिश झमाझम हो रही है, आप कहीं निकल दिए हो सड़क पे बढ़िया सा, है ना, और रोड पे कहीं ना कहीं घर दिखाई पड़ रहा है, ना कुछ दिखाई पड़ रहा है, आप सामने जा रहे हो, आप सामने पेड़ है, पेड़ के नीचे आप खड़े हो गए और ऊपर से आसमान चमकी, है ना, कड़कड़ाहट की आवाज़ आई और वहाँ से एक ठंडा स्टॉर्म आया और क्या किया? स्वाहा कर दिया, है ना। तो आपको सेफ्टी कहाँ मिलेगी? अगर वही सामने एक बगल में कार खड़ी है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो जाए कार जाके घुस बैठ जाएगा। सही बात है। तो कार के अंदर, कार किसका बना होता है? मेटल का बना होता है, प्लास्टिक का तो बना नहीं रहेगा, है ना। ऊपर का जो सराउंडिंग है वो किसका होगा? मेटल का होगा। मेटल मतलब आयरन यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो होगा क्या? जैसे ही थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक करेगा तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे होगा? पूरे उसके सरफेस पर हो जाता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। तो वो क्या है? कंडक्टर तो ये है ना। तो जब इलेक्ट्रिक थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक करेगी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा सरफेस पे, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो आप अपने आप क्या है? सेफ कर लेते हैं। तो यही है सेफ्टी करने का तरीका। तो कार एक सब बढ़िया सा एग्जांपल है। अगर कभी आपके असर्शन रीजन में या केस स्टडी में क्वेश्चन पूछता है ना, थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड अगर बातें करती है, तो एग्जांपल देना अगर है तो क्या देंगे आप? कार एग्जांपल देंगे। क्लियर है? सेफ्टी के लिए कार और तमाम के अम्ब्रेला दिया रहता है ना, छाता। तो छाता क्या है? आप पकड़े हो, वो मेटल का होता है, उसमें लाइटनिंग कंडक्टर आएगी, आपको करंट से बचाएगी नहीं बल्कि और करंट फ्लो करा देगा बॉडी के अंदर, है ना। तो ऑप्शन में हाँ कभी कभी केस स्टडी में दे देता है क्वेश्चंस, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? कार। क्या रहेगा? तो फैराडे केज का एक केस स्टडी प्रीवियस ईयर में सैम्पल पेपर में दिया था, फैराडे केज। ठीक है ना। तो फैराडे जो केज था कुछ इस टाइप था, केज इस तरह से, बाहर सराउंडिंग से क्या था? मेटल लगा दिए थे और अंदर खाली था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन था वो। क्या था? हाँ, तो अंदर फैराडे केज भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, फ्री रीजन है। तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो कार एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है ना। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब आप लोग, मुझे लगता है कंडक्टर के बारे में अच्छी तरह से भली बात समझ चुके हैं। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब कंडक्टर का यूज़ हम लोग करेंगे चार्ज को स्टोर करने में। क्या करने में? चार्ज को स्टोर करने में। और कैसे स्टोर्ड होगा, कितनी कैपेसिटी है, तो उसके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो पोटेंशियल की कहानी जो भी थी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, वो यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5। तो अब इसके आगे हम नए लेक्चर में, नए क्लास में डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। किसके बारे में? और इस पर जाके घर पे जितना भी थ्योरी पढ़ाया सब पर न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करिए। कल संडे है, बुक उठाइए, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? न्यूमेरिकल करिए, पोटेंशियल एनर्जी पर, पोटेंशियल पे क्वेश्चन करिए। ठीक है ना। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूमेरिकल्स करिए, क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।